नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है काम वाली। मम्मी सुनो ना मम्मी, कहीं चलो। दोनों बच्चे लक्ष्य और हिमांशी पीछे पड़े हुए थे। परीक्षा के बाद की छुट्टी थी, पढ़ा पढ़ा कर पका दिया। मम्मी चलो ना, पर मैं कुछ निश्चय नहीं कर पा रही थी। गगन तो हमेशा की तरह निर्लिप्त अपना न्यूज़ चैनल लगाकर बैठे थे। इसे बंद करो 1 मिनट, खिसियाकर मैंने गगन के हाथ से रिमोट छीनकर टीवी बंद कर दिया। अब सुनो, बच्चे पीछे पड़े हैं कहीं चलने को। अब कुछ तो बोलो। चलो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। कहते हुए गगन का हाथ रिमोट की ओर गया तो मैं चिढ़कर बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ तो बताओ, कहाँ चले? कैसे चले? मैं कह तो रहा हूँ, कहीं भी चलो, जैसे तुम चाहो। उबासी ले गगन ने दोनों हाथ ऊपर कर अंगड़ाई ली। जैसे टीवी के बंद होने से 1 मिनट में ही बोरियत होने लगी। मैं चीख पड़ी, मैं क्या जानूं, मुझे पता है कहाँ चल सकते हैं। कितना समय है तुम्हारे पास, मालूम है? कोई ना कोई मीटिंग या जरूरी काम निकल आएगा और मना कर दोगे। मेरे पास तो समय ही समय है। हाँ, कल तो नहीं, कल जीएम आ रहे हैं, परसों सैटरडे है। परसों का बना लो, कहीं भी चलो। नैनीताल जिम कारपोर्ट चलते हैं। मुझे शेर चीता जानवर देखना अच्छा लगता है। अधिकतर लोनली प्लेनेट चैनल शार्क वेल देखने के लिए देखती रहती हूँ। नैनीताल सैटरडे हाफ डे और संडे बस यही खाली है। लाना जरा, चुनावी बहस जोर की है, मज़ा आ रहा है। तुम बस 2 दिन का बना लो। कहकर गगन फिर टीवी में व्यस्त हो गया। लक्ष्य और हिमांशी का चेहरा उतर गया। पता है मम्मी, मोनिका साउथ अफ्रीका होकर आई है। कह रही थी शेर जीप की बोनट पर चढ़ जाते हैं, कुछ नहीं कहते। हिमांशी को याद तो पता नहीं था कि साउथ अफ्रीका कितनी दूर है, कहाँ है। उसके लिए साउथ अफ्रीका आगरा से दिल्ली की दूरी पर है। मोनिका के पिता डॉक्टर है, साउथ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस में गए थे, तब परिवार भी ले गए थे। आपके कोर्स में एसएसटी है ना, उसने पढ़ा है ना साउथ अफ्रीका कहाँ है। फिर अरे मम्मी, जेट ट्यूब में सब कुछ होता है, सब होता है। पर ठीक है, सीधे सीधे बोलो, वहां नहीं जाना। लक्ष्य ने बुजुर्ग की बात ही कहा। अंत में 25 किलोमीटर दूर रिजॉर्ट की बुकिंग कराई गई। वहां एक कृत्रिम झील भी है, अच्छी जगह है। सैटरडे शाम चलेंगे, संडे वापस। जगह देख तबीयत खुश हो जाएगी। छोटी छोटी फूलदार झड़ियाँ, उनके नीचे बैठने के लिए मेज कुर्सी, छोटी छोटी हट, चारों ओर पेड़ों से घिरा। दूर दूर पर 3 रेस्तरां अलग अलग, एक राजस्थानी, एक बिल्कुल पश्चिमी ढंग का और एक आम। बीच में बड़ा सा स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल के किनारे आराम कुर्सियों पर जोड़े लेटे थे। एक तरफ बगीचा बना हुआ था। देखकर मैं सिटपिटा गई। यह तो हनीमून रिजॉर्ट है, बच्चों के साथ कहाँ आ गए। चलो झील की तरफ चलते हैं, बोटिंग करेंगे। कहकर गगन झील की तरफ चल दिए। जल्दी जल्दी उधर से निकल जाना चाह रही थी कि एक जोड़े पर नजर पड़ ही गई। एक छतरी के नीचे बैठे थे, उड़ती सी नजर पड़ गई। यह अमित किसके साथ था? अमित ही था ना? कौन कौन अमित? न जाने कहाँ रहते हैं। अरे 202 नंबर वाला अमित, जहाँ हम रहते हैं वहाँ 202 फ्लैट है, 5वें माले पर, चौथी बिल्डिंग में। अमित किसी बड़ी कंपनी का डायरेक्टर है, इतना मालूम है। कई बार उसकी सुंदर पत्नी को कार में आते जाते देखा है। बस इतना ही परिचय है अमित से। एक खुशहाल जोड़ा, एक प्यारी सी बच्ची होगा। मैंने नहीं देखा, मैं तो सामने वाली विदेशी युवती को देख रहा था। क्या फिगर है, पर देखो तो मेडिटेशन कितनी देर से कर रही है। पर मेरे अंदर खलबली सी मच गई थी। उसकी पत्नी तो कतई नहीं थी। कौन थी? कोई कलीग होगी। पागल, तू ध्यान से देखती, बड़ा स्कैंडल हाथ से निकल गया। मैं लौट कर देखने को हुई तो अमित ने हाथ पकड़ लिया। चलो आगे। पर मुड़ कर देखा, अवश्य मैंने, जोड़ा वहां नहीं था। पर जैसे वह चेहरा मेरे मन से बार बार झांक जाता। गुमंदिश का रंग, तीखे नैन नक्श, बड़े फ्रेम का चश्मा, खुले बाल, इतनी ही नजर पड़ी। लेकिन रात को डिस्को के सामने फिर एक बार आमना सामना हो गया। मम्मी डिस्को चलेंगे। लक्ष्य हिमांशी के लिए तो डिस्को डांस था, जिस पर मस्ती से नाचते थे। नए नए गाने, डांस के नाम पर बस शरीर की कवायद, और बच्चों को तो वही अच्छा लगता है। चलो डिस्को रूम में ही खाना खाएंगे। पर डिस्को के दरवाजे पर दरबान ने रोक दिया। मैडम, बच्चे नहीं जा सकते। क्यों? बेवकूफ़ी में दरबान का मुंह देखने लगी।
क्या हो गया है तुम्हें? कहाँ हो तुम? चलो सामने वाले रेस्टोरेंट में डांसिंग फ्लोर है, वहीं चलते हैं। उधर जाते अमित से आमना सामना हो गया। साथ वाली युवती की कोहनी में हाथ डालकर चल रहा था। अमित और सीधे डिस्को में घुस गया। बेशरम कहीं का, मैं बुदबुदाई। जरा भी इसे हिचक नहीं लग रही, इसे डर नहीं लग रहा इसकी बीवी को पता लगेगा तो क्या होगा। आगे बढ़ गई तब झटका सा लगा। लाख फैशन करने पर भी कुछ कुछ मिडिल क्लास की लग रही थी लड़की, और जो कुछ पहचान पाई उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। टाइट पैंट और सफ़ेद ढीले से टॉप में खटखट हाई हील में जो लड़की थी, वह तो यह कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। यह तो आशा नहीं लग रही मेरे सामने। सुबह काम करके गई, 3 बच्चे की माँ घूम गई। पतली दुबली सी आशा को देखकर कह ही नहीं सकते कि 11 साल की लड़की की माँ है। रहती साफ थी, इसलिए झाड़ू पोछे से हाथ खाना भी बनवा लेते थे। कसकर बंधा जूड़ा, उसमें खोसी फूल वाली पिन, प्लास्टिक के नगीने वाले कड़े। उसके कभी गाल पर सूजन होती तो कभी हाथ पर नील। उसे तो शराब और बच्चे पैदा करने से मतलब है, कमाना तो उसने जाना ही नहीं। सुबह ही उससे पैसे छीन लेता, इसलिए पैसे घर ले ही नहीं जाती थी। लेकिन इस समय तो उसका रूप ही बदला हुआ था, और वह भी अमित के साथ, जो एक खुशहाल दंपत्ति है। ना कभी किसी से झगड़ा, ना कभी परेशानी। फ्लैट्स में अधिकतर काम वाली भाइयाँ एक घर से निकलकर दूसरे काम में लगती तो उनका समय खराब नहीं होता। ना धूप ताप लगती, उनसे हर घर की खबर एक दूसरे को रहती। खिड़कियां भी तो पास होती, फ्लैट की हर दीवार के कान होते, इसलिए अगर एक कटोरी भी कहीं गिरती तो खबर फैलती। आज तो उस फ्लैट में एक दूसरे पर बर्तन फिके। ऐसे फ्लैट में अमित के घर की कभी कोई बात नहीं सुनी थी। मेरा स्वर्गात जैसे थरथरा रहा था। मेरे पास इतनी बड़ी खबर, इतना बड़ा भेद, अगर बता दूंगी तो घर बिखर जाएगा। कितने दिन के लिए, पूरी कॉलोनी के लिए मसाला मिल जाएगा। पर सबसे पहले तो आशा को हटाना है। मैं उलझन में पड़ गई। गगन को बताऊं या नहीं? क्या प्रतिक्रिया होगी? एकदम अविश्वास की नजरों से मैं गगन को ही देखने लगी। कहीं गगन भी ऐसे तो नहीं? कैसा सीधा सा लगता है अमित। गगन को बता दूंगी तो उसे मालूम पड़ जाएगा यह इस टाइप की लड़की है। तो मैं यह कहती बाहर निकल आई। कुछ देर फव्वारे पर बैठूंगी। तुम लोग कमरे में जा रहे हो तो जाओ, मैं आ जाऊंगी। श्योर, मैं जाऊं? थक रहा हूं। बच्चों को भी नींद आ रही है। पर मेरी नींद तो उड़ चुकी थी। शरीर में थकान भी जरा सी नहीं थी। हाँ हाँ, मुझे मालूम है तुम्हारी चुनावी चर्चा निकल रही होगी। देखो जाओ, कहती मैं फव्वारे की ओर मुड़ी। उनके रूम की तरफ जाते ही मैं डिस्को के दरवाजे पर थी। दरबान अकेला देख अचकचा गया। अरे 10 मिनट जरा बैठूंगी, उसने जाने दिया, पर अजीब सी निगाहों से देखने लगा। अंदर जो कुछ देखा उससे ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ गया। धुआं सा वातावरण, हर हाथ में गिलास और कपल्स की धूमधाम। डिस्को चल रहा था। आशा को टॉप गायब था। उसकी जगह छोटी सी लाल चोली थी और मजे से अमित के साथ डांस कर रही थी। वे लोग देख पाए इससे पहले ही पलटकर मैं बाहर निकल आई और वास्तव में फव्वारे के पास बैठने की जरूरत महसूस होने लगी थी। अच्छा, तो इसलिए अधिकतर इतवार गायब रहती है। सुबह झील पर बोटिंग करने के लिए गए। वहां नावें थी और एक ऊंचाई पर झरना बनाया था। ट्रैकिंग कर वहां जाना था और उसके बाद घर वापसी। पर शरीर टूटा टूटा सा हो रहा था, जैसे उत्साह पर एक परत सी चढ़ गई। अंदर ही अंदर उत्तेजना ने जैसे घर कर लिया। क्या बात है अमित, कि अमित जाने, उसके लिए तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? अनमना सा देखकर गगन ने मुझे कहा। नहीं नहीं, उसकी कोई बात नहीं, कुछ सिर दुख रहा था। पर समझ नहीं पा रही गगन को कैसे बताऊं। एकदम से नई काम वाली कोई मिलेगी या नहीं? काम तो अच्छा ही करती है। घर पर तो जरा भी ऐसा नहीं लगा। बड़ी सीधी सी लगती है, कभी आंख भी नहीं उठाती। मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी, इसीलिए तो दोबारा बार में गई थी। सोमवार को सुबह मेरी नज़र घड़ी पर थी। 10:30 बजने लगे।
तब से ही बेचैनी हो रही थी। गगन ऑफिस जाने लगा, अपना लैपटॉप और ब्रीफकेस उठाया और बाहर निकलने लगा। मैं दरवाजे तक जैसे जाती थी, आई और बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। गगन पलटे और बोले, आशा से कुछ कहना नहीं, उसे बताना भी मत कि तुमने पहचान लिया। मैं सन्न रह गई। अच्छा, तो गगन ने भी पहचान लिया, पर कुछ कहा नहीं। क्या गगन जानते हैं यह सब? अब दिमाग में दूसरा कीड़ा कुलबुलाने लगा। कैसे पहचाने? कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हुई? 12 की सुई पार करने लगी तो मेरा माथा सनसनाने लगा। इसका मतलब कि वह समझ गई कि मैं पहचान गई हूँ। किस मुंह से मेरे सामने आएगी? पैसे लेने तो आएगी ही, इतना जलील करूंगी कि बस। बरामदे की कुर्सी छोड़ उठ खड़ी हुई कि वहीं अपने पुराने रूप में आशा आ खड़ी हुई। उसे देखकर फिर ऐसा लगा जरा हया नहीं है। कैसे आ खड़ी हुई है? सारे शरीर का क्रोध मेरी आंखों में उतर आया और बोली, आशा। वह ठिठक गई और मेरी ओर सीधे देखती बोली, मैडम जी, शायद आप भी मुझे गलीज नाली का कीड़ा कहकर मन ही मन गाली दे रही होंगी, लेकिन ये सफेद पोश जितने गंदे हैं, हम तो उनके आगे बहुत पवित्र हैं। एक अमित बाबू ही नहीं, चारों ओर बेड़िए ही बेड़िए हैं, जिन्हें कुछ नहीं, नरम नरम गोश्त चाहिए। घर में एक एक पैसे को तरसाने वाला बाहरी औरतों पर खूब रुपए उड़ाता है। अमित मुझे अपनी पत्नी कहकर अपने क्लाइंट से मिलवाता। किसी भी क्लाइंट में जब सुरूर के बाद मेरी ओर फिसलती नज़र से देखता तो बस जो चाहे उससे करवा लेता। अपनी औरत के सिर पर से पल्लू भी न हटे, पर मुझे वह नंगा नचवाता था। बताता बीवी है, उससे दर्जा बढ़ जाता। अगर काम वाली या धंधे वाली बता देगा तो क्लाइंट बुरा मानेगा, उसका दर्जा घट जाएगा। पर कल तो अमित ही था। मेरा स्वर तलक हो उठा। अमित, हाँ, समय समय पर नई जगह पर नए ढंग से ग्राहकों को प्रसन्न करना होता है। कैसे अपने को उगाड़ूं, कितना दिखाऊं, कैसे मस्ती दिखाऊं, यह दिखाने ले जाता है और उसकी बीवी सब जानती है। मैं बड़े बड़े नेताओं और बाहर के क्लाइंटों के लिए उसकी बीवी हूँ। अमित ही मेरी जैसी तो दसियों बीवी हैं। कड़वा मुंह बनाते बोली, मैडम जी, जैसा अन्न वैसा मन। मेरा आदमी कमाता होता तो शायद, पर वह तो सुबह से कलाली पर खड़ा होता है। उस कमाई की एक रोटी भी बच्चों को नहीं खिलाती। उन्हें तो मैं मेहनत की कमाई की रोटी खिलाती हूँ। वे पैसे तो उस हरामी की शराब के हवाले चढ़ते हैं या मकान के किराए वगैरह के लिए। मैं क्या करूँ? आप देखती तो हो मैडम, एक के बाद एक मुसीबत आती है। अभी लड़की छत से गिरी तो अपने खडुए गिरी रखे, सास मरी तो पैसे उठाए, लड़के का हाथ टूटा, सबसे चिरोरी की, कुछ पैसे एडवांस मिल जाए। 3 ही घर तो हैं मेरे। आप दोनों ने भी मना कर दिया था, इस समय नहीं दे पाऊंगी, 2 दिन बाद ले लेना। तब अमित मैडम से बात की तो उन्होंने सौदा किया। उन्होंने कहा था पैसे दे दूंगी, पर आज एक पार्टी में बाबूजी के साथ चली जा। कुछ नहीं करना, बस बैठी रहना, कपड़े मैं दूंगी। बाबूजी अपनी वाइफ कहकर परिचय कराए तो सिर्फ हाथ जोड़ देना, ठीक है? बस चुप बैठी रहना, क्योंकि आदमी आदमी है, कुछ बोलना नहीं। 500 नहीं 5000 दे दूंगी। कुछ देर रुकी, फिर बोली, मैं कोई जेवर कपड़े गाड़ी के लिए यह नहीं करती, केवल बच्चों के लिए करती हूँ। कौन बड़ा गलीच है, आप ही बताओ। मैं अपने को कटघरे में खड़ा पा रही थी। याद है उस दिन सहेली के यहाँ लंच पर जाना था, काम के लिए खड़ी थी और आशा पैसे लेने आ गई। क्रोध ने मना कर दिया था, निराश लौट गई। आज अपने उस क्रोध पर क्रोध आ रहा है। उस समय और कुछ नहीं, बस यही था, काम करूं या कि लंच पर जाऊं। यह भी मेरे जाने के समय धोखा देती है। सब बहाना है, लड़के को पलस्तर कराना है। रोज कुछ ना कुछ लगा रहता है। चुप रही। कुछ देर बाद फिर बोली, मेरा तो जो भी हुआ, बच्चे पड़ जाए, मेरा शरीर अब मेरा नहीं। मैं उस समय में होती ही नहीं हूँ। एक माँ होती है और यह शरीर हवन कुंड, जो बच्चों को पालने के लिए सारी बुराइयों को अग्नि के हवाले करता जाता। मैं सन्न सी बैठी रही। कुछ देर में ही आशा बोली, तो हिसाब करेंगी मैडम? अंदर जा, काम कर। कहने के बाद जैसे मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।